हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज जो है वो हम 1D को कंटिन्यू करते हैं। कल हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था 1D का, कि 1D जो है वो किस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। यानी गति होती है, गति 3 प्रकार की होती है, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय गति, जिनमें से 2 गतियाँ अपने सिलेबस के अंदर है। एक तो है एक विमीय गति, दूसरी है द्विविमीय गति। तो टोटल मिलाकर एक विमीय व द्विविमीय गति के अपने पास टोटल 3 चैप्टर हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो हम लोग पहला जो चैप्टर है वो स्टार्ट कर रहे हैं, एक विमीय गति। और एक विमीय गति के अंदर हम लोग सबसे पहले जो है वो पढ़ते हैं, कुछ ऐसी भौतिक राशियां होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ताकि अपने आगे जो है वो क्वेश्चन इजी हो जाए। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बात करेंगे दूरी यानी डिस्टेंस, और दूसरा जो है अपने पास विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। दूरी और दूसरा क्या है, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों ही जो है वो लंबाई के लिए काम में आती हैं। दूरी जो है वो क्या होती है, विस्थापन क्या होती है। तो दूरी की हम लोग बात करें तो सदिश जब हमने पढ़ा था तब ने भी हमने दूरी और विस्थापन के बारे में बात की थी, इसीलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके इन चीज़ों को समझाऊंगा कि दूरी जो है वो क्या होती है। कि दूरी जो है वो होती है कि कोई कण किस पथ के अनुसार एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहा है, किस पथ के अनुसार जा रहा है, उस पथ की कुल लंबाई क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा दूरी के अंदर कि कोई कण जिस पथ से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गति करता है, उस पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। उस पथ की जो लंबाई है वो क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। यानी कोई भी कण जो है वो आपको इसके अंदर ध्यान में क्या रखना है, जिस पथ से किस पथ के अनुसार वो जा रहा है वो पथ आप लोगों को ध्यान में रखना है, और उस पथ की जो कुल लंबाई है वही क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी अपने पास। विस्थापन की अगर बात करें हम लोग तो विस्थापन जो है वो क्या होता है। विस्थापन की अगर बात करें तो विस्थापन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के मध्य की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। विस्थापन कहलाती है, चाहे उसका गति का पथ, चाहे उसका गति का पथ कोई भी हो। यानी विस्थापन जो है इसका मान पथ पर निर्भर नहीं करता है, इसका मान पथ पर निर्भर नहीं करता है। विस्थापन के अंदर अपने को ये नहीं देखना है कि कण किस पथ के अनुसार एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जा रहा है, ठीक है, हमें केवल क्या देखना है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु देखना है। जबकि दूरी के अंदर हमें क्या देखना है, पथ देखना है, तो उस पथ की कुल लंबाई ही क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। दूसरी अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर एक एग्जाम्पल से हम लोग इसे समझे तो देखो क्या हो जाएगा। जैसे ये अपने पास प्रारंभिक बिंदु है जहाँ से कण जो है वो गति करना शुरू कर रहा है,
ठीक है। ये यहाँ पर जो है वो है अंतिम बिंदु जहाँ तक ये कण गति कर रहा है। मान लो घर से बाजार की तरफ जा रहा है तो घर तो हो गया प्रारंभिक बिंदु और बाजार जो है वो क्या हो गया, अंतिम बिंदु हो गया। अब एक कण जो है वो पहले इधर जा रहा है 2 मीटर की दूरी तक, उसके बाद में इधर चला गया वो, और उसकी दूरी जो है ये वाली ये है 8 मीटर, ठीक है। उसके बाद में वो यहाँ तक आया, यहाँ तक आ गया, ये वाली दूरी जो है वो भी कितनी है, 2 मीटर है, ठीक है। जब वो यहाँ से यहाँ तक इस पथ के अनुसार आएगा, इस पथ के अनुसार, इनको नाम दे देते हैं, जैसे मैं इसको बोल दूँ ए, ये वाला पॉइंट जो है इसे हम लोग बोल देते हैं ए, बीच में हमने यहाँ पर ले लिया बी और ये पॉइंट हो गया सी, ठीक है। अब हम लोग बोल देते हैं ए डी, इस पॉइंट को यहाँ पर इस पथ के अनुसार जा रहा है, तो इस पथ के अनुसार जा रहा है तो 8 मीटर ये है, तो ये भी कितनी हो गई अपने पास, 8 मीटर हो गई, ठीक है। उसके बाद में वो जो है वो यहाँ से इस तरीके से वर्तीय रूप से घूमता हुआ जा रहा है, वर्ताकार रूप से घूमता हुआ इस पथ के अनुसार जा रहा है, तो इसको हमने नाम जो है वो दे दिया ई, ठीक है। 3 पथ हैं अपने पास, और ये 3 पथ जो है वो हम लोग वहाँ पर ले लेते हैं, ये 3 पथ जो है वो यहाँ पर ले लेते हैं। ये बिंदु हो गया आपके पास प्रारंभिक बिंदु जिसे हमने बोल दिया ए, यहाँ पर हो गया आपके पास अंतिम बिंदु जिसे हमने बोल दिया सी, ये है अपने पास अंतिम बिंदु, गति का अंतिम बिंदु। यहाँ से पहले कण जो है वो इधर जा रहा है, उसके बाद में चला गया सीधे और उसके बाद में आ गया इधर, ठीक है। तो ये वाली दूरी जो है वो हमने लिख ली 2 मीटर, ये वाली हो गई 8 मीटर, ये वाली कितनी हो गई 2 मीटर। ये वाला जो बिंदु है बीच में इसे बोल दिया हमने बी। फिर वो कण जो है वो इस पथ के अनुसार जा रहा है, इस वाले बीच वाले कण बिंदु को जो है वो हमने बोल दिया डी, और ये वाली दूरी जो है वो कितनी है अपने पास 8 मीटर। उसके बाद में वो क्या कर रहा है, बिल्कुल इस तरीके से गति कर रहा है एक वर्त के अनुसार, और इस बिंदु को जो है वो हमने नाम दे दिया ई। ये तीनों हो गए। अब देखो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि जब दूरी हमें निकालनी है तो दूरी जो है वो किस पर निर्भर करती है, तो दूरी जो है वो पथ पर निर्भर करती है, पथ पर निर्भर करती है, क्योंकि पथ की लंबाई ही क्या होती है, दूरी होती है। यानी दूरी जो है वो किस पर निर्भर करती है, पथ पर निर्भर करती है, ठीक है। पथ पर निर्भर करेगी तो मैं कहूँगा कि अगर कण जो है वो ए बिंदु से जा रहा है बी बिंदु से जा रहा है सी बिंदु, यानी अगर पथ जो है वो ए बी सी वाला हो, इस तरीके से वो सी तक जा रहा है, तो दूरी कितनी होगी, तो हम बोलेंगे कि दूरी जो है वो कितनी हो जाएगी, जिस पथ के अनुसार वो जा रहा है उस पथ की कुल लंबाई। तो ये रहा अपने पास 2 मीटर, प्लस में उसके बाद में कितना जाएगा 8 मीटर, प्लस में उसके बाद में कितना जाएगा 2, प्लस में उसके बाद में कितना जाएगा 8 मीटर, प्लस में उसके बाद में कितना जाएगा 2 मीटर चला जाएगा। कितना हो गया ये 8 और 10 2 12 मीटर क्या हो गई इसकी दूरी हो गई। जब वो पथ ए से जा रहा है डी से जा रहा है वो सी, इस पथ के अनुसार वो जा रहा है, तो दूरी कितनी हो जाएगी, तो हम बोलेंगे दूरी जो है वो होती है पथ की लंबाई। अगर वो इस पथ के अनुसार जा रहा है तो इस पथ की लंबाई देखो कितनी है 8 मीटर, तो 8 मीटर क्या हो गई अपने पास है दूरी हो गई। अब अगर वो जा रहा है ए से ई और ई से वो जा रहा है सी, यानी ए ई सी पथ के अनुसार जा रहा है, तो ए ई सी पथ के अनुसार जा रहा है तो दूरी जो है वो कितनी हो जाएगी, तो हम बोलेंगे दूरी जो है वो इस वाले पथ की लंबाई हो जाएगी। अब ये वाला जो पथ है वो अर्धवर्ताकार बन रहा है। अब अर्धवर्ताकार भाग की ये वाली क्या है परिधि है, पूरी परिधि हो जाती तो पूरी परिधि तो होती है 2πr। अब ये आधी ही परिधि है तो आधी परिधि कितनी हो जाएगी पाई गुणा में त्रिज्या, पाई गुणा में त्रिज्या, पाई लिख दिया। r कितना, तो r है ये अगर व्यास है तो इसका आधा क्या हो जाएगी त्रिज्या हो जाएगी। ये टोटल कितनी 8, तो ये वाली कितनी हो जाएगी 4, तो 4 पाई मीटर जो है वो क्या हो गया AEC पथ के अनुसार दूरी का मान।
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग पहले बात करेंगे कि क्या विस्थापन इस पथ पर निर्भर करता है क्या। तो विस्थापन जो है वो पथ पर निर्भर नहीं करता, पथ पर निर्भर नहीं करता है। बीच में चाहे आप प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के बीच में कोई भी पथ लो, उस पर विस्थापन निर्भर नहीं करता। यानी अगर मैं पहले पथ ले लेता हूँ ए से बी चला गया वो, और बी से चला गया सी, और मुझे पूछे कि विस्थापन कितना हो गया, मुझे क्या पूछ रहा है, विस्थापन कितना हो गया, तो मैं क्या बोलूँगा कि ए से बी जा रहा है, बी से सी जा रहा है, ऊपर वाले पथ के अनुसार जा रहा है, तो पथ पर तो निर्भर ही नहीं करता, केवल किस पर निर्भर करता है, प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु पर। अब प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के मध्य की न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी की बात करूंगा तो क्या ये वाली दूरी न्यूनतम है क्या, या ये वाली दूरी न्यूनतम है क्या। न्यूनतम कौन सी दूरी है, ये वाली। तो ये वाली दूरी अगर न्यूनतम है तो यही क्या बन गया, इसका विस्थापन बन गया। ठीक है। दूसरा, मैं अगर कण को लेके जा रहा हूं ए से डी, डी से सी, तो ए से डी, डी से सी लेके जाऊंगा तो मैं बोलूँगा पथ पर निर्भर नहीं करेगा, केवल प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के मध्य की न्यूनतम दूरी होगी। तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु ये रहा, न्यूनतम दूरी कितनी है, ये वाली है न्यूनतम दूरी, तो यही क्या हो जाएगी, यहाँ पर विस्थापन हो जाएगी, कितना, 8 मीटर। तीसरे पथ के अनुसार मैं लेके चलूँ, ए से चला गया ई, ई से चला गया सी, तो विस्थापन कितना हो गया। तो कोई भी पथ हो, कैसा भी पथ हो, विस्थापन हमें वही रहेगा, यानी प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य की न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी कितनी, 8 मीटर। तो विस्थापन देखो, विस्थापन जो है वो अलग अलग पथ ले रहे हैं तो भी विस्थापन का मान समान ही आ रहा है, यानी विस्थापन जो है वो पथ पर निर्भर नहीं करता है, केवल अंतिम और प्रारंभिक बिंदु पर ही निर्भर करता है। अब विस्थापन का मान निकालने के लिए आपको करना क्या है, अगर एक शॉर्ट तरीका हम लोग देखें कि विस्थापन का मान निकालने के लिए हमें क्या करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के मध्य खींची गई सीधी सरल रेखा की लंबाई विस्थापन को प्रदर्शित करती है, विस्थापन को प्रदर्शित करती है। यानी आपको क्या करना है, जब भी विस्थापन पूछे तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु देखो और दोनों को एक सीधी सरल रेखा से जोड़ दो, और दोनों को सीधी सरल रेखा से जोड़ दिया तो उस सरल रेखा की जो लंबाई आएगी वही क्या हो जाएगी, विस्थापन हो जाएगी। चलिए नोट कीजिए, आगे इसी को कंटिन्यू हम लोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट चीज़ की हम लोग बात करें तो दूरी जो होती है अपने पास, ये दूरी जो है इसका मात्रक क्या होता है। तो दूरी जो है इसको हम लोग किस में मापते हैं, तो दूरी का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, हम लोग अगर एसआई सिस्टम की पहले बात करें तो मीटर होता है एसआई पद्धति के अंदर, ठीक है, और सेंटीमीटर होता है किसमें, सीजीएस सिस्टम के अंदर। हो गया अपने पास। और उसके अलावा हम लोग एक मात्रक और काम में लेते हैं, वो क्या, कौन सा होता है, वो होता है किलोमीटर। तो किलोमीटर जो है इसका मतलब क्या हो गया, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर के। तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है।
चलिए, मात्रक के बाद में अगर हम बात करें विमा की, तो इसकी विमा जो है वो क्या हो जाएगी। विमा की बात करेंगे तो मात्रक केवल मीटर है, यानी लंबाई का पद आ रहा है, द्रव्यमान और समय का पद ही नहीं आ रहा, तो द्रव्यमान की घात 0, लंबाई की घात 1, क्योंकि मीटर की घात 1 की आ रही है, और t की घात भी कितनी 0। तो इसकी विमा जो है वो कितनी बन गई, m0 L1 t0 बन गई। उसके बाद में अगर हम बात करें कि दूरी जो है वो सदिश राशि है या अदिश राशि है, तो दूरी का पता, जैसे मैंने बोल दिया कि 40 किलोमीटर है दूरी, तो दूरी से क्या हमें दिशा का बोध होता है क्या, हमें दिशा पता चलती है क्या। तो मैं बोलूँगा दूरी जो है, यानी हमने बोल दिया 1000 मीटर, तो 1000 मीटर बोलने से ये पता नहीं चलता कि ये दूरी कहाँ से है और किस दिशा के अंदर है। तो दूरी जो है वो एक अदिश राशि होती है। दूरी जो है वो कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। अब विस्थापन की हम लोग बात करें तो विस्थापन का जो मात्रक है वो मात्रक दूरी के ही समान होता है। विस्थापन जो है वो भी लंबाई को ही निरूपित करता है, तो उसका मात्रक जो है वो भी क्या हो जाएगा, मीटर तो हो जाएगा एसआई पद्धति के अंदर, ठीक है। सेंटीमीटर हो जाएगा किसमें, सीजीएस पद्धति के अंदर, और वही किलोमीटर जो है वो किसके अंदर हो जाएगा, किसी भी मात्रक पद्धति में नहीं होगा, ठीक है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, ये व्यवहारिक मात्रक है किलोमीटर। दूसरी अगर हम लोग बात करें यहाँ पर विमा, तो अगर मात्रक सेम है तो विमा भी क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी, क्या, m0 L1 t0, t समान हो जाएगी क्या, m0 L1 t0। तीसरी अगर हम लोग बात करें तो विस्थापन जो है वो सदिश राशि होती है या अदिश राशि होती है, तो विस्थापन जो है वो होती है सदिश राशि, यानी दिशा जो है वो इसके साथ में होती है। तो विस्थापन जो है वो कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। अब यहाँ पर हम लोग बात करें कि दूरी और विस्थापन की हम लोग कंपैरिजन करें, तो दूरी जो है, अगर एक कोई कण जो है वो गति कर रहा है, कण कोई गति कर रहा है, तो क्या दूरी का मान कभी शून्य हो सकता है क्या। मैंने बोल दिया कि एक कण यहाँ से गति कर रहा है, यहाँ से चलकर वो आ गया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से चलकर वो आ गया यहाँ पर, यहाँ से चलकर आ गया यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर आ गया, तो क्या दूरी शून्य हो जाएगी क्या यहाँ पर। तो हम कहेंगे दूरी शून्य कैसे हो जाएगी, दूरी तो होती है चले गए पथ की लंबाई, और पथ जो है वो ये वाला है, तो इस पथ की लंबाई जो है वो 2πr हो जाएगी, परिधि के बराबर। तो दूरी का मान तो शून्य नहीं हो सकता। अगर कण गति कर रहा है तो क्या दूरी का मान ऋणात्मक हो सकता है क्या। हम बोलें कि कण ये नहीं, यहाँ से गति करनी शुरू कर दी, तो यहाँ से गति करनी शुरू कर दी, तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाएगा तो दूरी का मान धनात्मक ही बढ़ता ही जाएगा, कभी कम होगा क्या। कभी ऐसा होगा क्या कि कण तो आगे की ओर चलता जा रहा है लेकिन दूरी जो है वो ऋणात्मक हो रही है, दूरी घट रही है, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो जो अपने पास दूरी है, इस दूरी का मान शून्य जो है, दूरी का मान शून्य जो है वो एक ही स्थिति में होता है। कब, जब कण विराम अवस्था में हो, जब कण विराम में हो, यानी गति करना शुरू ही ना किया हो उसने, ठीक है, जब गति करना शुरू ही ना किया हो, या फिर मैं बोल दूं समय t बराबर 0 पर, ठीक है, यानी प्रारंभिक अवस्था के अंदर, कण विराम के अंदर हो, तब दूरी का मान कितना हो सकता है, शून्य हो सकता है। गतिशील अवस्था में अगर है, अगर कण जो है वो गतिशील अवस्था में है, तो गतिशील अवस्था में दूरी का मान जो है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, कभी भी शून्य नहीं होता, यानी दूरी का मान जो है वो सदैव कैसा रहेगा, धनात्मक रहेगा। सदैव कैसा रहेगा, धनात्मक, अशून्य, यानी शून्य भी नहीं होगी। अगर कण कैसी अवस्था में है, गतिशील अवस्था में है। अब यहाँ पर विस्थापन की अगर हम बात करें तो विस्थापन का मान शून्य जो है वो कब होगा, तो विस्थापन का मान जो है वो शून्य
कब होगा? तो विस्थापन जो है इसके अंदर ये कैसी राशि है? सदिश राशि है। और हमने सदिश के अंदर भी पढ़ा था कि सदिश राशि जो है वो दिशा के आधार पर शून्य हो सकती है। सदिश राशि जो है वो दिशा के आधार पर क्या हो सकती है? शून्य हो सकती है। एक एग्जाम्पल से समझे, यहाँ से कोई कण जो है वो प्रारंभिक स्थिति से गति कर रहा है, यहाँ से गति करता हुआ कण यहाँ तक गया और यहाँ से वो वापिस आ गया, यानी पहले तो इधर गया और उसके बाद में वो वापिस इस बिंदु तक ही आ गया। तो हम लोग पूरी गति की बात करें तो यहीं से उसने गति करनी शुरू की और यहीं पर वो गति ख़त्म कर रहा है, यानी वापस पुनः वो यहीं पर आ गया। तो हम बोलेंगे कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य की न्यूनतम दूरी देखो, तो प्रारंभिक बिंदु भी यहीं पर है, अंतिम बिंदु भी यहीं पर है, तो दोनों के मध्य की दूरी कितनी हो गई? 0 हो गई। न्यूनतम दूरी कितनी हो गई? 0 हो गई। तो हम बोलेंगे कि विस्थापन का मान जो है वो कितना हो गया? 0 हो गया। कब होगा 0? जब कण जहाँ से गति करे, जहाँ से गति शुरू करे वहीं पर वापिस आ जाए, वहीं पर वापिस आ जाए, तो विस्थापन का मान जो है वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अब अगर हम बात करें गतिशील अवस्था की, तो जब कण गति कर रहा है गतिशील अवस्था में, तो जब कण गति कर रहा है तो क्या विस्थापन का मान जो है वो क्या क्या होगा? तो हम बोल रहे हैं कि कण का मान, अगर कण जो है वो गति कर रहा है तो गति करते हुए कण का मान जो विस्थापन का मान है वो शून्य भी हो सकता है, वो मान धनात्मक भी हो सकता है और वो मान ऋणात्मक भी हो सकता है। अब ऋणात्मक मान क्यों ले लिया हमने? यहाँ पर शून्य ले लिया क्योंकि जहाँ से कण गति करना शुरू करे अगर वहीं पर आप आ जाएगा तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही जगह पर हो जाएंगे। तो एक ही जगह पर हो जाएंगे तो विस्थापन जो है वो कितना बन जाएगा? शून्य बन जाएगा। धनात्मक हमने ले लिया, जैसे दूरी के अंदर लिया वैसे धनात्मक हमने यहाँ पर ले लिया। ऋणात्मक हमने क्यों लिया यहाँ पर? ऋणात्मक का मतलब क्या हो गया? तो जब कण गतिशील अवस्था के अंदर है, तो गतिशील अवस्था के अंदर कण है तो ये राशि जो है वो कैसी है? सदिश राशि है। और सदिश राशि जो है वो धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकती है। तो सदिश राशि होने की वजह से विस्थापन का मान शून्य हो सकता है, धनात्मक हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करें कि दूरी और विस्थापन की बात करें। दूरी जो है और विस्थापन जो है, इन दोनों के अगर हम बात करें तो दूरी और विस्थापन क्या कभी भी इक्वल हो सकते हैं क्या एक दूसरे के? कभी भी दूरी और विस्थापन जो है वो बराबर हो सकते हैं क्या? तो हमने अभी भी इससे पहले वाले जो पढ़े थे उसके अंदर हमने एक डायग्राम बनाया था। डायग्राम के अंदर हमने 3 पथ लिए थे, ठीक है। जब दूरी का मान देखा हमने तीनों पथों के अंदर तो दूरी का मान तीनों के अंदर अलग अलग आया था। विस्थापन का मान हमने देखा था तो विस्थापन का मान तीनों ही पथों के अनुसार समान आया था। लेकिन एक स्थिति ऐसी थी जिसके अंदर दूरी और विस्थापन का मान बराबर था। कौन सी स्थिति? जो बीच वाला पथ था, बिल्कुल सीधा ए से लेकर बी, बी से लेकर डी तक वाला पथ। उस पथ के अनुसार दूरी भी 8 मीटर थी और विस्थापन भी कितना था? 8 मीटर था। तो यानी दूरी और विस्थापन जो है वो बराबर हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन वो केवल एक ही स्थिति जो है वो संभव होती है। एक ही स्थिति कौन सी? सबसे पहला पॉइंट तो हम लोग लिख लेते हैं कि दूरी जो है वो, दूरी का मान हमेशा जो है वो विस्थापन से क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। दूरी का जो मान है वो हमेशा विस्थापन से क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा, क्योंकि विस्थापन तो धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य हो सकता है, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है, लेकिन दूरी तो हमेशा क्या रहती है? धनात्मक रहती है। और कोई कण गति कर रहा है तो दूरी तो हमेशा बढ़ती है, लेकिन विस्थापन इस बात पर निर्भर करता है कि कण गति वापस किधर कर रहा है। अगर वो वापस से प्रारंभिक बिंदु की तरफ गति करना शुरू कर देगा तो विस्थापन जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो दूरी का जो मान है वो हमेशा विस्थापन से ज़्यादा होता है। एक स्थिति ऐसी आती है जिसमें विस्थापन के क्या होती है? वो बराबर होती है। और कब बराबर होती है? जब कण एक सरल रेखा के अनुदिश गति करे।
जब कण जो है वो एक सरल रेखा के अनुदिश गति करे। तो देखो दूरी का मान जो है वो विस्थापन से क्या होता है, हमेशा बड़ा या फिर बराबर होता है। इसके बाद की अगर हम लोग बात करें तो दूरी और विस्थापन का मान बराबर होता है। इसके बाद की अगर हम लोग बात करें तो दूरी और विस्थापन का मान जो है वो बराबर कब होगा, यहाँ पर हम इसको डिवाइडेशन को बंद कर देते हैं। दूरी और विस्थापन का मान जो है वो बराबर कब होगा, तो इस बात को आप लोगों को ध्यान से समझना है कि जब एक कण सीधी सरल रेखा में गति करे सीधी सरल रेखा में, ऐसे लिख लो, सीधी सरल रेखा में एक ही दिशा में, यानी दिशा नहीं बदलनी चाहिए उसकी, एक ही दिशा में गति करे तो उसकी दूरी विस्थापन के बराबर होती है। यानी एक कण जो है वो एक सीधी सरल रेखा में गति करना चाहिए। जैसे हम लोग बात कर ले यहाँ से कोई कण जो है वो उसने गति करनी शुरू करके वो सीधी सरल रेखा के अनुसार जाता जा रहा है, सीधी सरल रेखा में चला गया यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद में वो किधर भी नहीं जा रहा है, यहाँ पर विराम अवस्था में आ गया, तो ये जो बिंदु है वो क्या बन गया, अंतिम बिंदु बन गया। अब दूरी मैं देखूंगा तो ये वाली जो अपने पास ये वाली जो लंबाई है इसे मैं अगर 100 मीटर मान लूँ तो ये जो 100 मीटर है वही क्या हो जाएगी, इसकी दूरी हो जाएगी। विस्थापन की बात करें तो हम बोलेंगे प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य की न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी के लिए हम प्रारंभिक और अंतिम बिंदु को एक सरल रेखा से जोड़ेंगे और उस सरल रेखा की लंबाई क्या हो जाएगी, विस्थापन। अब मैं प्रारंभिक और अंतिम बिंदु को एक सरल रेखा से जोड़ूं तो यही सरल रेखा वो आएगी और इसकी लंबाई ही कितनी है, 100 मीटर है। तो जब कण एक सीधी सरल रेखा के अनुदिश गति करता है तो उसकी विस्थापन और दूरी जो है वो क्या होती हैं, तुल्य होती हैं या फिर बराबर होती हैं। तो ये एक ही स्थिति होती है जिसके अंदर दूरी और विस्थापन एक दूसरे के बराबर होते हैं। बाकी कोई भी स्थिति आ जाए उसके अंदर दूरी का जो मान है वो विस्थापन से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मान लो ये कण जो है वो वापस इधर गति करना शुरू कर देगा, तो इधर गति करना शुरू करके वो यहाँ तक आ गया, तो ये वाली जो है वो अंतिम बिंदु बन गया। अब मैं दूरी नापूंगा तो मैं कहूँगा पहले कण यहाँ से यहाँ तक गया था तो 100 मीटर, फिर उसके बाद में वापस यहाँ से यहाँ तक आया, अगर ये वाली दूरी हो जाएगी 20 मीटर तो मैं बोलूँगा टोटल दूरी कितनी हो गई, 120। 100 तो यहाँ तक गया और 20 वापस आया तो दूरी तो कितनी हो गई, 120। लेकिन विस्थापन कितना हो गया, तो मैं बोलूँगा प्रारंभिक और अंतिम बिंदु ये रहा, इन दोनों को एक सरल रेखा से मिला दो तो इन दोनों के मध्य की दूरी जो है वो न्यूनतम दूरी जो है वो क्या बन जाएगी, विस्थापन। तो ये पूरा 100, इसमें से ये 20, तो ये जो बच गया ये कितना हो गया अपने पास, 80 मीटर। तो विस्थापन कितना हो जाएगा, 80 मीटर। जो दूरी है उससे क्या है, वो कम है। दूरी तो हमेशा बढ़ती रहती है लेकिन विस्थापन जो है वो दिशा पर निर्भर करता है कि कण की गति की दिशा क्या है, उसके अनुसार ही वो कम होता है या फिर ज़्यादा होता है। चलिए नोट कीजिए ये सारी चीज़ें। चलिए एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम लोग। चलो, एक कोई कण है जो वर्ताकार पथ पर गति कर रहा है,
जो वर्ताकार पथ के ऊपर गति कर रहा है। इस तरीके से ये कोई वर्ताकार पथ है। इस पथ की जो त्रिज्या है वो है कैपिटल R। ठीक है। अब आपको जो है वो अलग अलग बिंदुओं के लिए क्या पूछ रहा है, विस्थापन और दूरी का मान जो है वो पूछ रहा है। 4 बिंदु यहाँ पर दे दिए अपने को। ये बिंदु दे दिया O, ये है A, ये है B, ये है C। ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर वो कण है शुरुआत के अंदर, ये वाली हम लोग बोल सकते हैं कि ये कण जो है वो इस तरीके से इस पथ पर गति कर रहा है, इस तरीके से। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपने को क्या पूछ रहा है कि जब कण O से A तक गति करे, O से A तक गति करे तो दूरी कितनी हो जाएगी और विस्थापन कितना हो जाएगा। दूरी कितनी हो जाएगी और विस्थापन कितना हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन वो अपने को पूछ रहा है कि जब कण O से B तक गति करे, O से B तक गति करे तो दूरी जो है वो कितनी हो जाएगी और विस्थापन जो है वो कितना हो जाएगा। ये अपने को वो पूछ रहा है। नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है अपने पास, वो थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जब कण O से C तक गति करे, O से C तक गति करे तो दूरी कितनी हो जाएगी और विस्थापन कितना हो जाएगा। नेक्स्ट वो बोल रहा है, फोर्थ नंबर जो है वो बोल रहा है जब कण एक चक्कर पूरा कर ले तो दूरी व विस्थापन कितना होगा। तो दूरी कितनी होगी और विस्थापन कितना हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन पूछ ले कि जब कण तीन 3.5 चक्कर पूरे कर ले, 3.5 चक्कर पूर्ण कर ले तो दूरी कितनी और विस्थापन कितना हो जाएगा। ये अपने पास इतने क्वेश्चन जो हैं, 5 क्वेश्चन जो है वो इसके बेसिस पर पूछ रहा है। एक कण जो है वो गति कर रहा है O से लेकर, अब वो O से लेकर A B C D C के अनुसार इस तरीके से गोल गोल घूम रहा है। तो अपने को फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है कि ये कण जो है वो जब O से A तक गति करेगा तो O से A तक गति करने में जो है वो जब O से A तक गति करेगा तो O से A तक गति करने में दूरी कितनी हो जाएगी और विस्थापन कितना हो जाएगा। कैलकुलेट करो, देखें क्या क्या आंसर जो है वो तुम लोगों के आते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आंसर अपने मैच करो, देखें। O से A तक गति कर रहा है तो O से A तक गति कर रहा है वो, तो हम एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पर बना लेते हैं इस तरीके से। ये हो गया अपने पास, ये रहा केंद्र इस वर्त का, ये रहा O बिंदु, ये रहा A बिंदु। O से A तक गति कर रहा है तो ये वाली भुजा कितनी R, ये वाली भी कितनी हो जाएगी R, क्योंकि त्रिज्या ही है दोनों।
अब कण जो है वो O से A तक गति कर रहा है, तो O से A तक गति कर रहा है, तो O जो है वो तो बन गया प्रारंभिक बिंदु और A जो है वो क्या बन गया, अंतिम बिंदु बन गया। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु ये रहे। अब हम लोग बोलते हैं कि कण जिस पथ के अनुसार गति कर रहा है उस पथ की कुल लंबाई ही क्या बन जाती है, दूरी। तो यानी ये वाला जो भाग है, इस वाले भाग की लंबाई हमें देखनी है। तो इस वाले भाग की लंबाई जो है वो मैं कैसे देखूं, तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो पूरा वृत्त है, ये पूरा वृत्त है, इस पूरे वृत्त को अगर मैं 4 बराबर भागों में विभाजित कर दूं, 1 2 3 4, ठीक है, तो ये चारों भाग जो है उनकी लंबाइयाँ क्या होती हैं, समान होती हैं। तो पूरे वृत्त की परिधि अगर 2 पाई r है तो इसके चौथाई भाग की जो परिधि है वो कितनी हो जाएगी, तो हम बोलेंगे आधी तो हो गई पाई r, 2 पाई r कंप्लीट है, 2 पाई r पूरी की पूरी है, तो इसमें से आधी कितनी हो गई, पाई r, आधी की भी आधी कितनी हो गई, पाई r बाई 2, कितनी हो गई, पाई r बाई 2। तो ये वाली जो दूरी है वो कितनी बन जाएगी, पाई r बटे में 2, यही अपने को पूछा है। फिर बात करते हैं विस्थापन की। तो विस्थापन देखो क्या होता है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु को एक सरल रेखा से मिला दो, सीधी सरल रेखा से मिला दिया, इस सरल रेखा की लंबाई ही क्या होती है, विस्थापन होती है। अब देखो ये इस वाली भुजा की लंबाई मेरे को ज्ञात करनी है, कैसे मैं ज्ञात करूं, तो ये वाली भुजा है r, ये वाली भुजा है r और ये बन रहा है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज के लिए लंब और आधार अगर है तो कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। लंब कितना r, आधार कितना r, कितना बन गया ये आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बन गया 2r स्क्वायर। तो 2r स्क्वायर का अंडरूट कितना, अंडरूट 2 और r स्क्वायर बार आ जाएगा r। तो इसके लिए विस्थापन कितना हो गया, अंडरूट 2r हो गया। चलिए जब कण O से B तक गति करे, अब O से B तक गति कर रहा है तो फिर से डायग्राम बना लो। ये हमने वर्त का डायग्राम जो है वो इस तरीके से बना लिया, ठीक है। ये रहा अपने पास केंद्र बिंदु, ये रहा O बिंदु। अब O से B तक यानी यहाँ तक जा रहा है ये, तो ये तो हो गया अपने पास प्रारंभिक बिंदु, ये हो गया अंतिम बिंदु, ठीक है। अब कण जो है वो यहाँ से चलकर यहाँ तक जा रहा है, यहाँ से चलकर यहाँ तक जा रहा है। तो देखो क्या हो गया, आधा वर्त हो गया क्या, ये पूरा आधा वर्त हो गया। तो इस आधे वर्त की जो ये वाली परिधि है इसका मान कितना होता है, तो हम कहेंगे पूरी परिधि होती है 2 पाई r, तो आधी परिधि कितनी हो जाएगी, पाई r। तो इस वाले पथ का जो मान है वो कितना हो गया अपने पास, पाई r, और यही क्या बन गई, दूरी बन गई। विस्थापन की बात करें तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य एक सरल रेखा खींच दो, सीधी सरल रेखा, और उस सरल रेखा की जो लंबाई है वो क्या हो जाएगी, विस्थापन। अब देखो ये वाली जो लंबाई है वो कितनी हो गई, तो मैं कहूँगा ये वाली लंबाई जो है वो इस वर्त का व्यास हो गई, और व्यास जो है वो क्या होता है, व्यास होता है 2 गुणा में त्रिज्या। तो विस्थापन कितना बन गया, 2r बन गया यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट की हम लोग बात करें, जब कण O से C तक गति करे, तो O से C तक अगर गति करेगा कण, तो हम लोग बोलेंगे ये हमने यहाँ पर जो है एक वर्त बना दिया, और इस वर्त के अंदर कण जो है वो O से C तक गति कर रहा है। ये वाला बिंदु जो है वो है O, और ये वाला बिंदु जो है वो क्या है, C। O से C तक गति कर रहा है, कौन सी दिशा के अनुदिश, इस तरीके से। तो जब वो O से C तक गति करेगा तो O तो बन गया प्रारंभिक बिंदु और C बन गया अंतिम बिंदु। तो इस पथ के अनुसार गति कर रहा है। तो अब देखो कितने चतुर्थांश हो गए, यानी कितने यहाँ पर हिस्से हो गए, 1/4। तो ये वाला प्लस में ये वाला प्लस में ये वाला, या फिर मैं बोल दूं आधा हिस्सा ये 1/4 हिस्सा ही। तो ये दूरी कितनी तय करेगा, तो हम बोलेंगे टोटल है 2 पाई r। 2 पाई r जो है वो दूरी है 4 भागों की। 2 पाई r जो दूरी है वो 4 बराबर भागों की है। तो 3 बराबर भागों की दूरी जो है वो कितनी हो जाएगी, तो हम कहेंगे कि
पूरे की यानी 4 बराबर भागों की जो दूरी है वो कितनी है, 4 भागों की जो दूरी है वो कितनी है 2 पाई आर। तो एक भाग की कितनी हो गई 2 पाई आर बटे में 4, 3 भाग की कितनी हो गई 2 पाई आर बटे में 4 गुणा में 3, 2 से ये चला गया कितनी बार है 2 बार। कितना आ गया अपने पास, तो ये आ गया अपने पास पाई आर 3 ऊपर बटे में 2 यानी 3 बटे 2 पाई आर आ गई अपने पास दूरी। विस्थापन की बात करें तो विस्थापन तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर ही निर्भर करता है, तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर निर्भर करेगा तो हम बोलेंगे प्रारंभिक और अंतिम बिंदु को एक सरल रेखा से मिला दो और उस सरल रेखा की लंबाई ही क्या हो जाएगी विस्थापन। अब देखो इस सरल रेखा की लंबाई कैसे ज्ञात करूं, तो ये अपने पास है त्रिज्या r और ये भी क्या है त्रिज्या r, या अगर हमें इसे लंब और आधार मान लूँ तो ये बन गया कर्ण, क्योंकि 90 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पर, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, जो हमने यहाँ पर किया था कितना आ जाएगा अंडर रूट 2r। अब नेक्स्ट क्या है अपने पास कि कण जो है वो एक चक्कर पूरा कर ले, तो एक चक्कर पूरा कर ले या फिर मैं बोल दूं एक चक्कर पूरा कब होगा जब वो O से शुरू कर रहा है और O पर ही आ रहा है। तो O से शुरू करके वो अगर O पर ही वापिस आ रहा है इसका मतलब दूरी तो कितनी तय कर ली उसने 2 पाई आर। विस्थापन कितना, यही प्रारंभिक बिंदु और यही अंतिम बिंदु है, यही प्रारंभिक बिंदु और यही क्या है अंतिम बिंदु है, तो दोनों अगर एक ही हैं तो विस्थापन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा अपने पास। विस्थापन कितना होगा 0 हो जाएगा। अपने पास क्या है कि जब कण 3.5 चक्कर पूरा कर ले, तो 3.5 चक्कर का मतलब जो है वो क्या है कि 3 चक्कर तो हैं पूरे, 3 चक्कर जो है वो तो है पूरे और 0.5 यानी आधा चक्कर और 3.5 बोले 4.5 बोले 5.5 बोले 10.5 बोले, तो इसका मतलब क्या है पॉइंट से पहले वाले तो हैं पूरे चक्कर और पॉइंट के बाद वाला जो है 5 आ गया, इसका मतलब कि आधा चक्कर है। ठीक है 5 आ गया इसका मतलब आधा चक्कर, 0.25 आ गया इसका मतलब 1/4 चक्कर और पूरा 0 आ गया मतलब पूरे कंप्लीट चक्कर है। तो जब कण 3.5 चक्कर पूरा कर ले तो मैं कहूँगा एक चक्कर के अंदर तय दूरी कितनी 2 पाई आर, दूसरे चक्कर में वापस से कितनी दूरी तय करेगा 2 पाई आर, तीसरे चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा 2 पाई आर, टोटल कितनी हो गई 6 पाई आर। उसके बाद में आधा चक्कर और कर रहा है तो कितनी ये वाली कितनी दूरी होती है पाई आर, तो टोटल कितनी हो गई 3 चक्कर के अंदर 6 पाई आर, आधे चक्कर के अंदर 1 पाई आर, तो टोटल दूरी जो है वो कितनी हो गई 7 पाई आर होगी। विस्थापन की बात करें तो देखो प्रारंभिक बिंदु ये वाला ठीक है वो एक चक्कर उसने पूरा कर लिया यहाँ तक आ गया, दूसरा चक्कर पूरा कर लिया यहाँ तक आ गया, तीसरा चक्कर पूरा कर लिया यहाँ तक आ गया, फिर आधा चक्कर और पूरा कर रहा है यानी यहाँ पर जाएगा, तो ये बन गया अपने पास अंतिम बिंदु। ये कौन सा बिंदु बन गया अंतिम बिंदु, ये प्रारंभिक ये अंतिम बिंदु। तो विस्थापन कितना, तो हम कहेंगे इन दोनों को एक सरल रेखा से सीधी सरल रेखा से जोड़ दो, इस सरल रेखा की लंबाई ही क्या हो जाएगी विस्थापन। अब ये जो लंबाई है वो किसके बराबर है व्यास के बराबर, तो व्यास जो है वो कितना होता है 2r, तो विस्थापन जो है वो कितना बन गया अपने पास 2r विस्थापन बन गया। तो चाहे अपने को कैसा भी क्वेश्चन दे, ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो इस टाइप के भी मिलेंगे कि एक व्यक्ति जो है वो 10 मीटर उत्तर की ओर जा रहा है, 15 मीटर पूर्व की ओर जा रहा है, फिर वो पश्चिम की ओर चला गया 15 मीटर, तो उसका मूल बिंदु से विस्थापन कितना होगा। तो आपको केवल इतना ही करना है, प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु दोनों को देखो, दोनों को एक सीधी सरल रेखा से मिला दो, उस सरल रेखा की लंबाई ही क्या हो जाएगी अपने पास विस्थापन हो जाएगी। चलिए आज के वीडियो लेक्चर के अंदर इतना ही।
नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, अब जो अपना नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा इसके अंदर हम बात करेंगे चाल और वेग की। तो दूरी और विस्थापन जो है इसके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो उनकी प्रैक्टिस करें ताकि ये अपना क्लियर हो जाए। थैंक यू।